नमस्कार दोस्तों, पूर्ण स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और उसी को सतत रूप से आगे चलाते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हमको। जैसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लोकसभा पढ़ रहे थे हम, और लोकसभा से संबंधित बहुत सारे मुद्दों और प्रक्रियाओं को देखा था हमने कि कैसे लोकसभा में ये चीज़ें होती हैं, लोकसभा सदस्य कैसे बनते हैं, लोकसभा का विघटन कैसे होता है। मान लेते हैं कि जब लोकसभा का विघटन हो रहा होता है, जब लोकसभा का विघटन होता है तो जो विधेयक या जो प्रस्ताव उसमें होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा का विघटन होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोकसभा का विघटन यानी विघटन का अर्थ होता है, जो लोकसभा का जो विघटन होता है, विघटन का जो अर्थ होता है वो होता है भंग किया जाना। ठीक है, क्या किया जाना, भंग किया जाना। यानी कि लोकसभा अगर विघटित हो रही तो उसका मतलब है कि भंग किया जाना, यानी कि विघटन का समाप्त हो जाना है, यानी कि स्वतः समाप्त हो जाना है। ठीक है, यानी कि जैसे ही विघटन होगा लोकसभा का तो वो क्या हो गई, स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने मतलब देखा था उसका। लेकिन इसका जो विधेयक होते हैं उन पर क्या प्रभाव होता है, तो हमने देखा था कि जो लोकसभा विघटन से संबंधित कार्य हैं वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को कहाँ से शक्ति मिलती है, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 82 से शक्ति मिलती है, यानी सॉरी 85 से शक्ति मिलती है। 85 क्लॉज 2 का क्लॉज खा, यहाँ से राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो जब होगी मतलब ये कैसे विघटन होगा लोकसभा का, कुछ परिस्थितियां होंगी। तो वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो परिस्थिति बनती है कि सरकार अल्पमत में हो। क्या हो, सरकार अल्पमत में हो। अल्पमत का मतलब कि जितनी सीटें चाहिए होती हैं उससे कम हो, सरकार अल्पमत में हो। ठीक है, अगर सरकार अल्पमत में होती है तो क्या होता है, राष्ट्रपति उसको विघटित कर देता है। दूसरा क्या है कि विवादित परिस्थिति हो। कैसी परिस्थिति हो, विवादित परिस्थिति हो, तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग या विघटित कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा कैसे विघटित होती है। लोकसभा विघटित होने का अर्थ हमने जाना अभी कि किसी चीज को भंग किया जाना। जैसे ही भंग कर दी जाएगी तो लोकसभा क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। और लोकसभा को समाप्त या विघटित करने की शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को कहाँ से शक्ति मिलती, तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति को संविधान के आर्टिकल 85 क्लॉज 2 क्लॉज खा के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति जब इसको करेगा, अगर किसी चीज को राष्ट्रपति समाप्त कर रहा है, क्या कर रहा है, बर्खास्त यानी कि विघटन कर रहा है, तो क्या होगा, कितने तरीके से होगी लोकसभा। पहले तो होता है कि उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाए। क्या हो जाए, कार्यकाल पूर्ण हो जाए। दूसरा क्या है कि विघटित कर दे। दो तरीके से होती है। ठीक है, पहला क्या होता है, और जो विघटित होगी कार्यकाल पर तो नहीं, लेकिन जब राष्ट्रपति उसको विघटित करेगा तो उसको क्या चाहिए, उसको मंत्री परिषद की सलाह चाहिए रहती है। क्या चाहिए रहती है, मंत्री परिषद की सलाह चाहिए रहती है। ठीक है, वो मंत्री परिषद की सलाह पर क्या कर सकता है, वो लोकसभा को विघटित कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा से विघटित से संबंधित हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो विघटन का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है भंग हो जाना। यानी कि विघटन का जो स्वरूप होता है वो लोकसभा के स्वतः समाप्त होने से संबंध रखता है। और लोकसभा जो है उसको राष्ट्रपति भंग करता है, और राष्ट्रपति को हमने देखा किस आर्टिकल के तहत शक्ति प्राप्त है, वो भी देखा हमने कि इस आर्टिकल के तहत वो इसको भंग
कर सकता है। अगला क्या देखा हमने, देखा कि जो लोकसभा होती है वो कब भंग होती है, वो होती है कि जब सरकार अल्पमत में हो, यानी कि जो सरकार है वो अल्पमत में हो, यानी कि उसे पर्याप्त सीटें ना मिली हों। क्या ना हो, उसे पर्याप्त सीटें ना मिली हों। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा कि गठबंधन की सरकार बनी, तो गठबंधन का मतलब क्या होता है, यही होता है कि मान लो ए और बी दो पार्टी हैं, लेकिन किसी को इतना सीटें नहीं मिली हैं, इतनी सीटें नहीं मिली हैं कि वो अपनी सरकार बना सकें। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग, गठबंधन करके और सरकार बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। और जिसमें इस गठबंधन में जिसकी सीटें अधिक होती हैं उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त बना कर देता है। जैसे राष्ट्रपति को हमने पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता। कैसे नियुक्ति करता, कि जिस सबसे बड़े दल के नेता की। ठीक है, तो गठबंधन में भी यही होता है। तो दूसरी क्या है कि विवादित परिस्थिति हो, अगर कोई ऐसा विषय या ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाता है जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती कि लोकसभा को विघटन करना पड़े, तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करेगा। ठीक है, तो ये हो गई, यानी कि लोकसभा को विघटित होने की दो परिस्थितियां चाहिए। पहले तो कि सरकार अल्पमत में हो या विवादित हो, और लोक राष्ट्रपति दो वजहों से या दो से क्या करेगा कि एक तो कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितना होता है, आपको पता है कि 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आपको पता है कि ये 5 वर्ष का होता है। और जब एक कंडीशन है कि जब राष्ट्रपति इसको भंग करता है, विघटित करता है, उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो लोकसभा जब विघटित हो जाती है तो इसमें जो कार्य होते हैं, यानी कि कोई विधेयक है, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वैसे तो इसके सारे कार्य लोकसभा विघटन से ही स्वतः समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो विधेयक हो, चाहे वो प्रस्ताव हो, चाहे वो संकल्प नोटिस इस प्रकार का अगर हो, तो वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर उनको, अगर उनको दोबारा से लाना है, तो जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसमें लाना जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं। वो समाप्त क्यों नहीं होते हैं, उनकी भी कुछ कंडीशन होती हैं। तो उन्हीं कंडीशनों को देखेंगे कि कौन से विधेयक या प्रस्ताव जो लोकसभा विघटित होने के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, कल हम यहीं थे, आज देखते हैं कि ऐसे विधेयक जो लोकसभा के विघटन के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा तो विघटित हो गई तो उनको भी विघटित होना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से विधेयक, यानी कि विचाराधीन विधेयक। सबसे पहला होता है कि जो विचाराधीन विधेयक हो लोकसभा में, कैसा हो, विचाराधीन विधेयक। कौन सा, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हो। विचाराधीन विधेयक जो कहाँ हो, जो लोकसभा में हो। इसका मतलब है कि ऐसा विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन हो, उस पर चर्चा चल रही हो। ठीक है, तो वो विधेयक क्या नहीं होता है, वो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा से गया हो स्थानांतरित होकर, या फिर लोकसभा में रखा गया हो। ठीक है, अगर कोई विधेयक है वो राज्यसभा से अगर स्थानांतरित होकर कहाँ गया है, लोकसभा में जाता है। ठीक है, या फिर उसको लोकसभा में ही स्थापित किया जाता है, तो ऐसा विधेयक क्या माना जाएगा, ऐसा विधेयक समाप्त माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो विचाराधीन है, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा से गया हो या फिर लोकसभा में रखा गया, तो ऐसा विधेयक भी क्या माना जाएगा, ऐसा विधेयक समाप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है कि जो लोकसभा से पारित हो गया हो, लोकसभा से पारित हो गया हो, पारित हो गया हो। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में
विचाराधीन हो, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन हो तो क्या होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन में होता है कि विधेयक समाप्त हो जाएगा। किस कंडीशन में, कि एक तो विधेयक वो होता है कि जो लाने वाला है, यानी कि लोकसभा में आने वाला है या राज्यसभा में आने वाला है, ठीक है। अब वो लाया गया, लेकिन पता चला कि लोकसभा विघटित हो गई, तो क्या होगा, उसके साथ ही वो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरी क्या कि लोकसभा विघटित नहीं हुई, लेकिन उस समय वो लोकसभा में पारित हो गया था, यानी कि जब लोकसभा थी तो उस समय क्या हो गया, वो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में वो क्या था, विचाराधीन था। ठीक है, यहाँ से तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में वो विचाराधीन था। ठीक है, तो ये भी विधेयक क्या हो जाएगा, ये भी विधेयक समाप्त माना जाएगा। तो दो कंडीशन होती है कि इसको कैसे, कौन सा विधेयक समाप्त होगा। ठीक है, बाकी का कोई समाप्त नहीं होता। अगर ये दो सिचुएशन बनती है तो विधेयक समाप्त माना जाएगा। अब देखते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन होगी, मतलब जो और कंडीशन है उनमें विधेयक का क्या अर्थ होगा, यानी कि विधेयक समाप्त होगा या विधेयक समाप्त नहीं होगा। अभी तक हमने देखा कि दो तरीके से, या तो लोकसभा में स्थापित किया गया हो या राज्यसभा से स्थानांतरित किया गया हो, और लोकसभा विघटित हो गई हो तो क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा उसको पारित कर दे और राज्यसभा में वो विचाराधीन हो तो क्या होगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। अब जो अगला है, अगला कौन सा है कि ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो, ठीक है, लेकिन लोकसभा के द्वारा उसे पारित न किया गया हो। क्या है कि जो राज्यसभा में विचाराधीन हो, ठीक है, और लोकसभा द्वारा पारित ना किया गया, लोकसभा द्वारा पारित ना किया गया, तो ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तो राज्यसभा में है, ठीक है, विचाराधीन है, ना तो राज्यसभा ने पारित किया है इसको, ठीक है, और लोकसभा में भी पारित नहीं है। तो यानी कि ये कोई विधेयक है अभी राज्यसभा में लाया गया, ठीक है, और लोकसभा में तो अभी गया ही नहीं है, पारित हो गए, और लोकसभा विघटित हो गए, तो कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, इसकी जगह क्या होगी, नई लोकसभा बनेगी। जब नई लोकसभा का गठन होगा तो उसमें ये स्थापित हो जाएगा, चाहे तो उसको वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समाप्त नहीं। तो इसका मतलब कि ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में हो, विचाराधीन हो, लेकिन लोकसभा में पारित ना हुआ हो, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है, यानी कि लोकसभा से और राज्यसभा से, दोनों से पारित हो जाता है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई विधेयक है वो लोकसभा से भी पारित हो गया है और राज्यसभा से भी पारित हो गया है। ठीक है, लेकिन तब तक पता चला कि ये लोकसभा भंग हो गई। ठीक है, और ये विधेयक गया राष्ट्रपति के पास। कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास, लेकिन दोनों से पारित हो गया, तब भी ये विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तब भी ये विधेयक समाप्त नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि एक संयुक्त बैठक होती है। क्या होती है, संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कभी कभी जब दो विषयों पर, यानी कि कोई विधेयक है, अगर उस पर विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है, क्या हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, और संयुक्त बैठक बुलाई गई। ठीक है, क्योंकि दो ग्रुप या दो समूह को कब इकट्ठा किया जाता है, जब दोनों के विचारों में मतभेद हो, तो एक तीसरा पक्ष होता है, वो चाहता है कि इनके विचारों में क्या बने, सर्वसम्मति बने। ठीक है, तो उन विचारों में क्या होगा कि संयुक्त बैठक होगी, और अगर इसमें रखा गया तो वो विधेयक भी समाप्त नहीं होगा। तो वो विधेयक भी क्या नहीं होगा, वो विधेयक भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा कि विधेयक दो कंडीशन में सिर्फ, ठीक है,
दो कंडीशन में विधेयक समाप्त नहीं होता। कौन कौन सी हैं वो हमने देखा। देखो एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि अगर प्रश्न बना तो यहाँ से बनेगा और सिली मिस्टेक आप पर भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो एक बार फिर से आराम से समझ लेते हैं कि कौन सा विधेयक समाप्त होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, समझ लेते हैं कि कौन सा समाप्त होगा। एक बार यहाँ समाप्त लिख लेते और यहाँ समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसको समझ लेते कि समाप्त वाला, जब हम समाप्त वाले की बात करते हैं कि कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली विधि जो आता है वो होता है कि जो विचाराधीन है। कौन सा है वो? जो विचाराधीन है। कहाँ? लोकसभा में। पहला क्या है कि ऐसा विधेयक जो विचाराधीन हो लोकसभा में। ठीक है, यानी कि या तो रखा गया हो या क्या किया गया हो, राज्यसभा से स्थानांतरित किया गया हो। क्या है? राज्यसभा से स्थानांतरित किया गया हो। तो ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा कि ऐसा विधेयक जो विचाराधीन है, जो विचाराधीन है, तो ऐसा विधेयक क्या हो जाएगा? ऐसा विधेयक समाप्त हो जाएगा, चाहे भले वो लोकसभा में रखा गया हो या फिर राज्यसभा से गया हो लोकसभा में, तब भी क्या हो जाएगा? लोकसभा के विघटन के बाद वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने की एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है समाप्त होने की? कि अगर दूसरी कंडीशन होती है कि विधेयक कैसा है कि दूसरी कंडीशन बनती है कि विधेयक को क्या है कि विधेयक को लोकसभा पारित कर दे। क्या कर दे? लोकसभा पारित कर दे, लेकिन राज्यसभा में क्या हो? विचाराधीन हो। राज्यसभा में क्या हो? राज्यसभा में वो विचाराधीन हो, तब भी क्या माना जाएगा? तब भी वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। बस ये समझ गए तो चीज़ें आसान हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन वाला जो होगा वो फंसाएगा तो यहीं से फंसाएगा, इसलिए आपको ध्यान से चीज़ें देखनी होंगी। तो समाप्त में हमने क्या देखा कि दो चीज़ें होती हैं। अब आती है कि कैसे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, माने कि कब समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन जो समाप्त ना होने में बनेगी वो बनेगी कि कौन सा विधेयक है जो समाप्त नहीं होगा। कब? जब लोकसभा विघटित हो गई हो। तो ठीक है, तो सबसे पहला क्या बनेगा कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जब असहमति हो, क्या हो? असहमति हो। असहमति हो, जब दोनों में असहमति होती है तो क्या होता है? तो दोनों एक संयुक्त बैठक होती है, उस संयुक्त बैठक में लाया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक के बाद ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई विधेयक है, अगर मान लेते हैं उनमें दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा में असहमति है, दोनों सहमत नहीं है किसी विषय या किसी मुद्दे को लेकर। ठीक है, लेकिन वो आवश्यक है, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति दोनों की सहमति के लिए एक संयुक्त बैठक बुला सकता है और उसमें उसको पारित कर सकता है, और ऐसा विधेयक क्या होगा? ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है कि
एक ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा में विचाराधीन है। कैसा है? जो राज्यसभा में विचाराधीन है, ठीक है, और लोकसभा द्वारा पारित ना किया गया हो। यानी कि लोकसभा द्वारा, राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा द्वारा वो पारित ना किया गया, पारित ना किया गया हो। ठीक है, तो क्या है? वो लोकसभा द्वारा पारित ना किया गया हो। ठीक है, तो ऐसा विधेयक क्या होगा? ऐसा विधेयक भी समाप्त नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? ऐसा विधेयक भी समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा। अगला क्या है? अगला है कि ऐसा विधेयक जो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा दोनों इसको पारित कर दें। क्या कर दें? दोनों इसको पारित कर दें और ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, तब भी क्या माना जाएगा? ये विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार आप देखें कि दोनों सिचुएशन में हमने लिखा है कि समाप्त होगा और समाप्त नहीं होगा। तो तीन कंडीशन बनती हैं कि इन कंडीशन में वो समाप्त नहीं होगा, और अगर दो कंडीशन बनती हैं तो उनमें विधेयक क्या हो जाएगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यही देखा हमने कि कौन कौन सी कंडीशन है। वो यही है कि सहमति बने, ये भी समाप्त नहीं होगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाए तब भी वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हम अगली चीज देख ले हैं। अगर संसदीय कार्रवाई या संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को देखते हैं, ठीक है, अगर हम संसदीय कार्रवाई और संसदीय प्रक्रिया संबंधी अगर हम चीजों को देखते हैं तो क्या हो? तो उसमें बहुत सारी चीजें आती, तो उन्हीं में से, यानी कि अगला टॉपिक है हमारा संसदीय क्या है? संसदीय प्रक्रिया, कार्य संचालन, इन चीजों को देखेंगे कि जो संसदीय प्रक्रिया होती, जो संसदीय संचालन होता है, वो कैसे चलती है। अगर हम संसदीय प्रक्रिया संचालन की प्रक्रिया का देखें तो इसका है आर्टिकल, जब संविधान का देखेंगे 118, आर्टिकल 118 में क्या दिया गया? संसद की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी चीजों को दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि संसदीय कार्य संचालन में क्या होता है, तो हम देखते हैं कि उसमें विधेयक को पारित किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, कटौती प्रस्ताव, यानी कि कई प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विधेयक को पारित करना किस चरणों में होता है, कितने चरणों में होता है। तो इन सभी चीज़ों का जिक्र कहाँ होता है? इन सभी चीज़ों का जिक्र हम देखते हैं कि वो होता है हमारी जो संसदीय कार्य प्रणाली है, जो संसदीय कार्य संचालन है, जो आर्टिकल 118 में दिया गया है, इनमें क्या होता है? इनका जिक्र किया होता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? संसदीय कार्य संचालन एवं प्रक्रिया। ठीक है, संसदीय कार्य संचालन एवं प्रक्रिया। ठीक है, संसदीय कार्य संचालन एवं प्रक्रिया। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि पहला जो होता है प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है? यानी कि प्रश्नकाल होता है कि जिसमें
इसके अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें व्यक्ति प्रश्न पूछता है और लोग उत्तर देते हैं। तो प्रश्न काल में अगर हम देखें तो संसदीय कार्य प्रणाली के जब से संसद का कार्य प्रारंभ होती है, बैठक प्रारंभ होती है, उस समय से उसका जो प्रथम घंटा होता है, क्या होता है, उसका जो प्रथम घंटा होता है, ठीक है, क्या होता है, उसका जो प्रथम घंटा होता है, प्रश्न काल की बात करें हम तो प्रश्न काल में क्या होता है कि जो प्रथम घंटा होता है, प्रथम घंटा का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जो लोकसभा या संसद होती है उसके दो टाइम जोन है, जिसके हमने बीच में आपको पिछली कक्षा में बताया। जो प्रथम घंटा होता है यानी कि कब, 11 से 12 के बीच, ठीक है। कौन सा टाइम होता है, ये 11 से 12 के बीच, यानी कि ये प्रथम हो गया क्योंकि जो संसद की जो बैठक होती है वो 11 बजे से होती है। तो प्रथम घंटा 11 से 12 हो गया। इस प्रथम घंटा में क्या होता है, प्रश्न काल होते हैं। इसी समय को हम बोलते हैं प्रश्न काल। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन यानी कि प्रश्न और उत्तर होते हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उसका उत्तर देते हैं, ठीक है। इस एक घंटे में क्या होता है, प्रश्नोत्तर होते हैं, ठीक है। अब कोई सदस्य, संसद सदस्य ऐसी प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो कौन उत्तर देता है, हम देखते हैं कि वो मंत्री उत्तर देते हैं संबंधित, ठीक है, मंत्री उत्तर देते हैं। यानी कि जो उस चीज से संबंधित है वो क्या देते हैं, वो उत्तर देते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न अब उठता है कि ये प्रश्न कैसे होंगे, प्रश्न का टाइप कैसा होगा, और क्या एक दिन में कितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या इन पर कुछ सीमाएं हैं कि नहीं इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं या इतने प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न काल में भी प्रश्नों की कई कैटेगरी बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रश्नों की बात करते हैं तो पहला जो प्रश्न होते हैं उनकी बात करते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो पहला जो प्रश्न होता है वो होता है आपका तारांकित प्रश्न। कौन से होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरे होते हैं अतारांकित होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं। तीसरे कौन से होते हैं, तीसरे होते हैं अल्प सूचना वाले होते हैं। कौन से होते हैं, तीसरे होते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। और चौथी बात करें, जो चौथे होते हैं वो होते हैं आपके पूरक प्रश्न। कौन से होते हैं, पूरक प्रश्न, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि प्रश्न की कितनी कैटेगरी हो गई, प्रश्न की कैटेगरी हो गई आपकी 4, ठीक है। 1, 2, 3 और अगला कौन सा है, अगला है आपका पूरक प्रश्न। यानी कि ये प्रश्न की 4 कैटेगरी बन गई। एक पूरक प्रश्न हो गया, अल्प सूचना प्रश्न हो गया, अतारांकित प्रश्न हो गया और तारांकित प्रश्न। कौन से होगा, तारांकित, ठीक है। तो ये प्रश्न से संबंधित है कि प्रश्न के प्रकार कितने होते हैं। अगर संसद में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होते हैं तारांकित प्रश्न, ठीक है। क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न, ठीक है। तो एक बार इनको लिख लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। अगर हम तारांकित प्रश्नों की बात करें, अगर ये कहाँ पूछे जाते हैं, अगर हम बात करें, अगर इनकी हम बात करें, ठीक है, मान लेते हैं कि ये लोकसभा और राज्यसभा में पूछे जा रहे हैं। कहाँ पूछे जा रहा है, ये लोकसभा और राज्यसभा में पूछे जा रहा है, ठीक है।
लिख लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में पूछे जा रहे हैं अगर ये प्रश्न, कहाँ पूछा जा रहा है, लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है, तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो एक सदस्य एक प्रश्न पूछ सकता है। कितना पूछ सकता है, एक सदस्य और एक प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, एक सदस्य एक प्रश्न पूछ सकता है। और ऐसे दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे दिन में केवल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 20 सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि एक सदस्य एक प्रश्न पूछ रहा है तो ऐसे 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि 20 सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन से, तारांकित में। कहाँ, लोकसभा में। अगर हम यही तारांकित प्रश्न की अगर राज्यसभा में बात करें, अगर राज्यसभा में बात करें तो एक सदस्य, अगर यहाँ एक सदस्य की बात करें तो वो 3 प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कितने प्रश्न पूछ सकता है, 3 प्रश्न पूछ सकता है। यानी दिन में बात करें तो 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक दिन में, और ये भी एक दिन में। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रश्न है, क्या, अगर कोई प्रश्न है, ठीक है, वो लोकसभा में अगर कोई पूछ रहा है या राज्यसभा में पूछ रहा है तो उसकी कंडीशन अलग बनेगी। अगर लोकसभा में कोई पूछ रहा है तो आपको पता है कि एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है। और ऐसे प्रश्न लोकसभा में कितने पूछे जा सकते हैं, हम जानते हैं कि ऐसे प्रश्न 20 पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो हम जानते हैं कि उसमें एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकता है और ऐसे प्रश्नों की संख्या एक दिन में 15 हो सकती है। ठीक है, तो ये होगा तारांकित। अब देखते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न की भी यही कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी, कि मान लेते हैं कि वो लोकसभा में पूछे जा रहा है। कहाँ पूछे जा रहा है, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा, ठीक, और राज्यसभा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि प्रश्न अतारांकित है। अभी बताएंगे कि अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अल्प सूचना वाले प्रश्न क्या होते हैं, और पूरक प्रश्न क्या होते हैं। बस एक बार इनका समझ ले, एक बार ये बन जाए, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब लिखा है कि अतारांकित प्रश्न लोकसभा में कितने पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में कितने पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा में, जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो कुल प्रश्न कितने हो सकते हैं। अगर हम कुल प्रश्नों की बात करें, कुल प्रश्नों की बात करें, कितने, कुल प्रश्नों की बात करें तो ये हो सकते हैं आपके 250। यानी कि अतारांकित प्रश्न एक दिन में कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 200। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सदस्य होता है। ठीक है, कुल प्रश्न ये एक दिन में होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक सदस्य होता है। कितने होते हैं, एक सदस्य होता है, और एक सदस्य 5 प्रश्न पूछ सकता है। क्या कर सकता है, एक सदस्य 5 प्रश्न पूछ सकता है एक दिन में। और ऐसे प्रश्न एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं, हम कहेंगे कि लोकसभा में 250 ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जब वहीं हम जब राज्यसभा की बात करते हो, इसमें कितने होते हैं, जब इसकी बात करेंगे तो इसमें होते हैं आपके 160। कितने होते हैं, 160। ठीक है, इतने होते हैं।
एक व्यक्ति कितने प्रश्न पूछ सकता है, ये एक दिन का हो गया। इसमें अगर व्यक्तियों की बात करें तो इसमें एक व्यक्ति कितने प्रश्न पूछता है, तो उसमें प्रश्नों की संख्या निर्धारण नहीं है। क्या नहीं है? प्रश्नों की संख्या का निर्धारण नहीं, कितने भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये हो गए अल्प सूचना और पूरक प्रश्न, इससे कोई चीज नहीं है। अब देख लेते हैं कि एक बार इनको समराइज कर लेते हैं। कैसे? ठीक है, प्रश्न लिखा है कि लोकसभा में या राज्यसभा में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बनाया आपको। डायग्राम में हमने आपको बताया कि प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के कई टाइप होते हैं। हमने देखा उसमें कि एक तारांकित है, कौन सा है? देखो, एक तारांकित लिखा है, ठीक है, दूसरा अतारांकित लिखा है, तीसरा देखते हैं अल्प सूचना, और चौथा है पूरक प्रश्न। चौथा कौन सा है? चौथा आपको दिख रहा होगा, वो पूरक प्रश्न है। ठीक है, जब हम ठीक है, जब हम तारांकित प्रश्न की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब हम तारांकित प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है, तो तारांकित प्रश्न लोकसभा में भी पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं? लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, अगर तारांकित प्रश्न को लोकसभा में पूछा जाता है तो एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है। क्या लिखा है? कि एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है, और ऐसे दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न, यानी कि 20 सदस्य पूछ सकते हैं। क्योंकि एक सदस्य का एक प्रश्न है, तो 20 प्रश्न कितने के होगा? 20 सदस्य के होगा। ठीक है, तो लोकसभा में एक दिन में सिर्फ 20 सदस्य पूछ सकते हैं। अगर वही तारांकित प्रश्न की जब हम राज्यसभा में बात करते हैं, तो वहां एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकता है, एक का 3, और ऐसे दिन में 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि कितने सदस्य 5 प्रश्न पूछ सकते हैं? 5 सदस्य, या तो 5 सदस्य पूछ लें या 15 सदस्य एक एक प्रश्न पूछ लें। ठीक है, कहने का मतलब है कि राज्यसभा में ऐसे 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यहां एक सदस्य को अधिकार है कि वो 3 प्रश्न पूछे। लेकिन जब लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में हम देखते हैं कि वहां एक सदस्य एक प्रश्न पूछ सकता है, और एक ऐसे प्रश्न कितने होंगे? ऐसे प्रश्न दिन में 20 पूछे जा सकते हैं। ये किसकी कंडीशन थी? ये थी तारांकित प्रश्न की। अगली कंडीशन क्या है? अगला जो है, अगर हम अगली बात करें तो अगली क्या है? अगला है अतारांकित प्रश्न। कैसे? अतारांकित। ठीक है, अतारांकित की बात करें तो अगर लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में एक दिन में कुल 250 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये टोटल संख्या है। कितने? एक दिन में। एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं? हमको पता है कि एक दिन में 250 पूछे जाते हैं, और इसमें व्यक्ति को अधिकार होता है कि एक व्यक्ति एक दिन में 5 प्रश्न पूछ सकता है। जब एक व्यक्ति 5 प्रश्न पूछ सकता है, तो ऐसे दिन में कितने हो सकते हैं? तो हम कहेंगे कि ऐसे दिन में सिर्फ 50 व्यक्ति क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में 50 व्यक्ति क्वेश्चन कर सकता है, और एक व्यक्ति कितने क्वेश्चन कर सकता है? एक व्यक्ति 5 प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, किससे? वो अभी देखेंगे कि तारांकित और अतारांकित क्या होते हैं, तो आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वहीं जब हम इस चीज की राज्यसभा में बात करते हैं, तो राज्यसभा में कुल 160 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 160 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने दिन में? एक दिन में। और इसमें प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं है, व्यक्ति चाहे तो पूछे, ना चाहे तो व्यक्ति 10 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है। तो ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें समझने वाली थी कि क्या कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो ये चीजें समझने वाली हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्रश्न बनेगा, अगर पीसीएससी या यूपीएससी में बनता है, यूपीएससी में तो जनरली इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते। अगर लोकसभा में अतारांकित प्रश्न की बात की जाए तो कैसे पूछेगा वो?
ठीक है, तो इन्हीं के चलते वो पूछेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको कि 250 हो सकते हैं और 250 हो सकते हैं। एक व्यक्ति 5 प्रश्न अतारांकित पूछ सकता है, कहाँ, लोकसभा में। ठीक है, अगर वहीं तारांकित प्रश्न की बात करें तो कितना प्रश्न पूछ सकता है, हम कहेंगे कि वो एक प्रश्न, एक व्यक्ति एक प्रश्न। ठीक है, व्यक्ति नहीं है, जो सदस्य होते हैं, तो सदस्य शब्द का यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज देखी हमने अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। क्या होता है कि अब प्रश्न उठता है कि तारांकित प्रश्न क्या होता है। क्या है, अब प्रश्न उठता है कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि अब तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, इसके नाम से मतलब है कि कोई क्वेश्चन है और किसी को पूछना है तो उस पर ऐसे करके तारांकित कर देता है। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट होगा। और इसका मतलब होता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रश्न होता है, ठीक है, और उस पर तारांकित कर दिया जाता है कि हमको ये प्रश्न पूछने हैं। और इसमें मंत्र जो उत्तर है वो मौखिक दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है तारांकित प्रश्न की, कि व्यक्ति को मौखिक उत्तर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न का मतलब है, मान लेते हैं किसी ने मंत्री से कोई प्रश्न पूछा कि महोदय हमको ये बताइए। ठीक है, तो मंत्री उसका उत्तर देंगे, लेकिन उस उत्तर में कोई ऐसी चीज निकल आती है जो पूछने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आती है, तो वो उससे दोबारा क्वेश्चन कर सकता है। जैसे हम लोग हैं, हम पढ़ते थे जब, और टीचर कोई चीज समझाता था और हम क्या करते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो वो बोल देता कि ऐसा इसलिए, फिर हम बोल देते कि ऐसा ही क्यों होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न में ऐसे प्रश्न निकलते, तो उन्हीं को पूरक प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो जब व्यक्ति तारांकित प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर, एक तो पहली बात कि मौखिक दिया जाता है, दूसरी बात कि उसके साथ पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला हम देखते हैं कि अतारांकित प्रश्न है। कौन सा है, अतारांकित। ठीक है, जब अतारांकित का है मतलब कि इसको चिन्हित नहीं किया जाता है। ठीक है, चिन्हित नहीं किया जाता। जब ये प्रश्न पूछा जाता है मंत्री से, तो क्या होता है, इस पर कोई तारांकन का या उसको चिन्हित नहीं किया जाता। बस ये चिन्हित करने का एक तरीका होता है, और इसी को तारांकित और अतारांकित बोला गया। इसका उत्तर संबंधित मंत्री लिखित स्वरूप में देता है। कैसे देता है, लिखित स्वरूप में देता है। साथ ही इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं। कैसे पूछेंगे, क्योंकि वो लिख के देता है, प्रश्न उत्तर जो होता है वो लिख के देता है, और लिखित में आप दोबारा नहीं पूछ सकते हैं। तो ऐसा किस में होता है, ये मौखिक वाले में होता है। ठीक है, तो तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न में यही उत्तर है कि एक का मौखिक उत्तर दिया जाता है तो दूसरे का लिखित। जब मौखिक दिया जाएगा तो आपको पूरक प्रश्न कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दो बचते हैं, एक है अल्प सूचना और एक पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न हम बचा सकते हैं कि प्रश्न के बाद प्रश्न वो होता है, यानी कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, कोई प्रश्न उठता है, कोई मुद्दा उठता है, उससे संबंधित चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्प सूचना, अल्प सूचना होता है कि कोई जो तात्कालिक विषय होता है, जो समाज से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है, तो जो तात्कालिक विषय है उन पर चर्चा की जाती है, और ऐसी 10 दिन की सूचना देकर पूछा जा सकता है जो व्यक्ति के सामाजिक हितों से जुड़ा होता है। तो ये अल्प सूचना होता है। और पूरक प्रश्न हमने देखा कि अलग अलग दिनों में निर्धारित होते हैं, तो उनमें आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ये था प्रश्नकाल और प्रश्नों से संबंधित कि प्रश्न किस टाइप के होते हैं और लोकसभा में कौन सा प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। इस सारी चीज़ को देखा हमने, एक छोटी से छोटी चीज़ को। अब अगला जो
मुद्दा उठता है वो होता है किसका? शून्यकाल का। क्या होता है? शून्यकाल। ठीक है। शून्यकाल, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में या संसदीय कार्य संचालन में एक ऐसा समय होता है जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल समाप्त होता है। प्रश्न काल कब समाप्त होता है? हमने देखा कि 11 से 12 बजे तक चलता है, यानी कि 12 बजे समाप्त होता है। इसके 30 मिनट, यानी कि इसके समाप्त होने से 30 मिनट तक, यानी कि 12:30 तक, ठीक है, 12 से 12:30 तक, ये जो 30 मिनट हैं, ये जो 30 मिनट हैं, ये क्या कहलाता है? ये शून्यकाल होता है। इसको शून्यकाल क्यों बोला जाता है? शून्य का मतलब होता है जीरो। इसका मतलब होता है कि इस शून्यकाल में जो भी विषय होते हैं, यानी कि इसमें कोई चर्चा नहीं होती, यानी कि इन पर पहले से कोई विचार नहीं आया होता है। लेकिन ये प्रश्न कैसे होते हैं? ये सार्वजनिक हित के होते हैं। इसमें जो भी प्रश्न उठाए जाएंगे वो कैसे होंगे? वो सार्वजनिक हित के होते हैं। ठीक है, तो ये शून्यकाल है, इसमें सार्वजनिक हित के विषयों को उठाया जाता है और वो आवश्यक होते हैं। ठीक है, समाज के लिए, सभी के हितों के लिए। तो शून्यकाल में उस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, तो एक हो गया प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही जो 30 मिनट होता है, यानी कि 12 से 12:30 बजे तक, तो उसमें क्या होती है? वो स्थिति होती है शून्यकाल की। ठीक है, तो उनमें सार्वजनिक हित के विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अब संसदीय कार्य संचालन में या प्रक्रिया के संबंध में जो अगली चीज आती है वो होती है प्रस्ताव। ठीक है, क्या होती है? प्रस्ताव। कि जो प्रस्ताव होते हैं, जो पारित होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे? तो उसमें कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। तो ठीक है, यानी कि जो लोक महत्व से संबंधित रखते हैं, लोक महत्व के विषय से संबंधित रखते हैं, तो वही तो पारित किए जाते हैं। कैसे होते हैं? लोक महत्व से संबंधित होते हैं और इनको पीठासीन अधिकारी होता है। वो क्या करता है? कोई विषय है, लोक महत्व का विषय या प्रस्ताव है, उसको जो पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है, वो उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। स्वीकृत या अस्वीकृत मतलब अगर पीठासीन अधिकारी इसको स्वीकृत कर देता है तो इसका मतलब है कि इसको और आगे चर्चा की जाएगी, और अगर इसको अस्वीकृत करता है तो इस पर आगे चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रस्ताव होते हैं ये तो कौन ला सकता है? इसको ला सकता है प्रस्ताव या तो सरकारी व्यक्ति या गैर सरकारी। ठीक है, तो दोनों ही व्यक्ति ला सकते हैं, सरकारी व्यक्ति और गैर सरकारी व्यक्ति। ठीक है, तो अगला जो है कि कितना महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को भी देखा जाता है कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, स्थानपन्न प्रस्ताव होता है, पूरक प्रस्ताव होता है। पूरक प्रस्ताव में भी देखेंगे अब कि एक सहायक प्रस्ताव होता है, और इस प्रकार से इन विषयों को देखा जाता है। ठीक है, तो अगला कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रस्ताव। कौन सा है? अगर अगले प्रस्ताव की बात करें तो अगला है महत्वपूर्ण प्रस्ताव। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है यानी कि लोग सार्वजनिक और इसके हिस्से, यानी कि यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। कैसा होता है? स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। ठीक है, स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव होता है जिसके तहत महत्वपूर्ण मामले, क्या होता है? जिसके तहत महत्वपूर्ण मामले आते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण मामले कैसे होते हैं? जैसे कि उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर इस प्रकार का कोई है, अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है तो क्या होगा? वो महत्वपूर्ण होगा क्योंकि राष्ट्रपति से संबंध है। राष्ट्रपति पर क्या आ रहा है? महाभियोग। ठीक है, अगला क्या प्रस्ताव है? अगला प्रस्ताव आ सकता है कि हमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है। किसको हटाना है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को
हटाना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रस्ताव आते हैं वो कैसे होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो प्रस्ताव में कौन से हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला हम देखते हैं कि स्थापन स्थापन प्रस्ताव होते हैं। स्थापन प्रस्ताव का मतलब है कि ये जो प्रस्ताव होते हैं, ये जो प्रस्ताव होते हैं वो मूल प्रस्ताव का स्थान लेते हैं। किसका स्थान लेते हैं, ये मूल प्रस्ताव का स्थान लेते हैं। किसी का नाम से पता चल रहा है कि किसी का स्थान ग्रहण करना है। अगर कोई मूल प्रस्ताव है और बीच में ऐसा कोई विषय आ जाता है तो ये क्या होता है कि ये मूल प्रस्ताव का स्थान लेते हैं। जो कैसे ले लेता है, मान लेते हैं कोई लोक हित या सार्वजनिक हित का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोक हित या सार्वजनिक हित का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर ऐसा विषय आता है और इसको पीठासीन अधिकारी स्वीकार कर लेता है, ठीक है, स्वीकार कर लेता है, तो जो मूल प्रस्ताव है तो ये उसकी जगह आ जाता है। अगर नहीं करता है, अस्वीकार कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वो समाप्त हो जाएगा। तो ये समझने की चीज़ है कि जो स्थापन प्रस्ताव होता है वो किसी प्रस्ताव का स्थान लेता है, जबकि दूसरे आना था लेकिन किसी कंडीशन बस किसको लाया गया, उसको लाया गया, तो ये प्रस्ताव समाप्त। अगर पीठासीन अधिकारी इसको स्वीकार कर लेता है तो ये मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है, अगर अस्वीकार कर देता है तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला प्रस्ताव कौन सा है, अगला देखते हैं। अगला लिखा है पूरक प्रस्ताव। कौन सा है, पूरक प्रस्ताव। जब हम पूरक प्रस्ताव की बात करते हैं तो पूरक प्रस्ताव होता है कि इसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं, जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, जब तक कि इसे मूल जो है, जब तक कि इसे मूल प्रस्ताव से संबंध ना किया जाए, मूल प्रस्ताव से संबंध ना किया जाए। अब मान लेते कोई प्रश्न है और किसी ने पूछा है तो उसका उत्तर मिलेगा ना। अब कोई ऐसा ही प्रश्न पूछता है जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, पूरक प्रश्न का अपने आप में कोई संबंध नहीं होता है, ऐसे ही पूरक प्रस्ताव का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि इसे मूल प्रस्ताव से ना जोड़ के देखा जाए। तो पूरक प्रस्ताव यही होता है कि इसे किसी मूल प्रस्ताव से जोड़ा जाए। हम देखते हैं कि जब पूरक प्रस्ताव होता है, क्या होता है, जो पूरक प्रस्ताव होता है ये कई टाइप का होता है, इसके भी कई प्रकार होते हैं। वो क्या क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। इसका पहला जो टाइप होता है वो हम जानते हैं कि एक होता है सहायक। कौन सा होता है, सहायक प्रस्ताव होता है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा होता है, स्थान लेने वाला, यानी कि स्थान लेने वाला प्रस्ताव। और जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है, अगर हम तीसरे की बात करें तो वो होता है संशोधन। तो अगली बात क्या है समझने के लिए, अगली बात समझने के लिए ये है दोस्तों कि जो पूरक प्रस्ताव होता है, जो पूरक प्रस्ताव होता है वो तीन टाइप का होता है कि उसके सहायक के रूप में आ सकता है, उसका स्थान लेने के रूप में आ सकता है, या उस प्रस्ताव में संशोधन के बाद आ सकता है जो मूल प्रस्ताव है। वैसे इसका संबंध किससे होगा, मूल प्रस्ताव से होता है, क्योंकि अगर मूल प्रस्ताव में कुछ चीज ऐड करनी होगी तो उसकी सहायता के लिए आ जाएगा, या उसके स्थान के लिए, या उसमें कुछ संशोधन के लिए, तो कैसा होगा, ये मूल प्रस्ताव के साथ आता है। जब हम इसके सहायक प्रस्ताव की बात करते हैं, जब पूरक प्रश्न के सहायक प्रस्ताव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में लाया जाता है। कैसे, ठीक है, नियमित प्रक्रिया के रूप में इसे लाया जाता है। ठीक है, ये हो गया, यानी कि जब चीजें लाई जाती हैं तो उसके संबंध में ये लाया जाता है। स्थान लेने वाला, यानी कि जब कोई वाद विवाद होता है, क्या होता है, वाद विवाद होता है, तो
उस समय कौन सा आता है, स्थान लेने वाला। यानी कि अब आता है संशोधन। संशोधन का मतलब है कि मूल प्रस्ताव में, जो मूल प्रस्ताव है उसमें एक भाग को संशोधित किया गया है या किसी भाग को संशोधित करके लाया जाता है, तो उसे कैसा मानते हैं, उसे हम संशोधित पूरक प्रस्ताव मानते हैं। तो पहला कैसा है कि सहायक प्रस्ताव कि मूल संविधान आ गया, अगर उसमें कुछ चीजें हैं तो उसके एड ऑन या उससे विज्ञान से संबंधित जो भी चीजें आती हैं तो वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है। स्थान लेने वाला, अगर किसी प्रस्ताव में वाद या विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जगह दूसरा लाया जाता है, वो उसका स्थान ले जाता है इसके मामले में। ठीक है। जब इसके मामले में आएगा तो क्या होगा, वो स्थान लेने वाला। अगर कोई मूल प्रस्ताव में यदि मूल संविधान में किसी भाग को संशोधन करके कोई प्रस्ताव लाया गया तो वो कैसा होगा, वो संशोधित प्रस्ताव होगा। ठीक है। अब इससे आगे कल देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने की, क्योंकि ये चीजें अगर नहीं समझी तो प्रश्नों गलत हो सकता है, और इन प्रश्नों को आराम आराम से करना चाहिए, क्योंकि बहुत माइनर अंतर होता है इन चीज़ों में। ठीक है। तो इसलिए इनको बारीकी से समझना। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।